सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ममता गुप्ता। ज्ञान रीति क्लासेस में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी संस्कृत की सेकंड क्लास स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि महेश्वर सूत्र क्या है, उससे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और संस्कृत वर्णमाला में उसका क्या योगदान है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताया। अब हमारी सेकंड क्लास स्वर और व्यंजन से संबंधित होगी, जिसमें आपको स्वरों और व्यंजनों से संबंधित सारा मैटर करवाया जाएगा और आपको पेपर में स्वर कितने होते हैं, किसके अनुसार कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगी। प्लीज़ इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे ज्ञान रीति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखिए हमारा स्वर और व्यंजन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वर्ण देखिए, पहले तो बात होती है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जो है हम कहते हैं स्वरों और व्यंजनों के मेल को, ठीक है। वर्ण किसे कहेंगे? स्वरों और व्यंजनों के मेल को वर्ण कहते हैं, ठीक है। हमारे ये छोटी सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। वर्ण किसे कहा जाएगा? स्वरों और व्यंजनों के मेल को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो वर्ण है ना, वो सब ने अलग अलग माने हैं। पाणिनीय शिक्षा में अलग से वर्णों के भेद मानते हैं, सामान्यतः वर्ण हम अलग मानते हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भेद माने हैं। तो सामान्यतः अगर आपको पेपर में आ जाता है कि सामान्यतः वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप कितनी बताओगे? 42, ठीक है। तो सामान्यतः वर्ण कितने बताए जाएंगे? 42, ठीक है। प्रश्न आपका पहला बन गया कि सामान्यतः वर्णों की संख्या कितनी है? 42। कितनी बताओगे? 42, ठीक है। 42 कैसे है? अब वो देखिए, 9 तो इसमें होते हैं स्वर और 33 होते हैं इसमें व्यंजन, ठीक है। 9 तो होते हैं इसमें स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। 9 और 33 मिलाएंगे, जोड़ेंगे तो उसको हमारे बन जाएंगे 42 वर्ण, ठीक है। 9 स्वर कौन कौन से होते हैं? ये है हमारे सामने अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। ये देखिए, ये 9 स्वर हमने माहेश्वर सूत्रों में किए थे। जो स्टार्टिंग में जो 14 माहेश्वर सूत्र थे उसमें हमने इन 9 स्वरों को पढ़ा था। तो वो तो 9 स्वर हो गए। और 33 व्यंजन में क्या हो जाएगा? क से म तक के वर्ण। क से म तक के कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं, जिसे हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब क से म का मतलब क्या हुआ? देखिए आप, क का मतलब है क वर्ग। जो 5 वर्ग है ना हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। तो इन पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर है, यानी क वर्ग में है क, ख, ग, घ, ड़, ठीक है। च वर्ग में हो जाएगा च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ और ण। त, थ, द, ध और न। प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ और म, ठीक है। ये है हमारे 5 वर्ग। प्रत्येक पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण, मतलब 25 वर्ण हो गए, ठीक है। और इसको क से म तक क्यों बोलते हैं? देखिए, क से तो स्टार्ट हो रहा है और म पर खत्म हो रहा है, इसलिए कहते हैं क से म तक के वर्ण। आपको पेपर में क्या लिखा हुआ आता है? इसके लिए संस्कृत में लिखा हुआ आता है काद्यो मावसाना। काद्यो मावसाना स्पर्शः। काद्यो मावसानः स्पर्शः। का आद्यो, क आद्यो, क है आदि में जिसके,
यानी कि पहला वर्ण क है, म अवसाना, म पर जिसका अवसान हो रहा है मतलब खत्म हो रहा है, समाप्ति हो रही है, क से जिसकी शुरुआत हो रही है, म से जिसकी समाप्ति हो रही है, वहां तक के जितने भी वर्ण आते हैं, यानी कि क से प्रारंभ होकर म तक के जितने भी वर्ण आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। ठीक है, तो यानी कि इन 25 वर्णों को हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्लियर? तो आपको पेपर में आ जाएगा काद्यो मावसाना डैश 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 लगा दिया, उसमें ऑप्शन में दे दिया अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श, ठीक है, और स्वर या व्यंजन, कुछ भी 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होगा काद्यो मावसाना मतलब स्पर्श वर्ण। इसको हम स्पृष्ट व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्पृष्ट वर्ण भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पर्श वर्ण और स्पृष्ट वर्ण दोनों हम इसे कह सकते हैं। किसे? काद्यो मावसाना, यानी कि क से जिसकी शुरुआत होगी, म पर जिसका अंत हो जाएगा। यहां यानी क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं, या फिर स्पृष्ट वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे 33 व्यंजन हैं, इन 33 व्यंजन में क से म तक के 25 तो वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, और अंतस्थ वर्ण आ जाएंगे। अंतस्थ वर्ण मैंने आपको पिछली क्लास में, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, उसमें बताया था अंतस्थ वर्ण के बारे में। तो अंतस्थ वर्ण हमारे 4 थे, य, व, र और ल। कौन कौन से? य, व, र और ल, 4 हमारे अंतस्थ वर्ण। और ऊष्म वर्ण भी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। कौन कौन से थे? 4, श, श, स और ह। 4 अंतस्थ वर्ण, 4 ऊष्म वर्ण। अंतस्थ वर्ण हो गए य, व, र, ल, और ऊष्म वर्ण हो जाएंगे श, श, स और ह। हमारे ये हो गए 33 व्यंजन। 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए, क से म तक के, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के। फिर उसके बाद अंतस्थ वर्ण 4 हो गए, 4 ऊष्म हो गए, तो जोड़ेंगे तो हमारे हो जाएंगे 33 व्यंजन। ठीक है, ये सामान्यतः व्यंजनों की संख्या है। अब आपको पेपर में पूछ लिया सामान्यतः वर्ण कितने होते हैं, तो बताओगे 42। प्रश्न आ गया सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है? सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है? तो क्या बताओगे? 9। सामान्यतः स्वरों की संख्या हो जाएगी 9। और यही प्रश्न पूछा जाए कि सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब क्या बताओगे? 33। सामान्यतः स्वरों की संख्या 9, सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 33, सामान्यतः वर्णों की संख्या 42। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके देखो कितने सारे, इसी पेज में से आपके क्वेश्चन देखिए कितने सारे बन गए। पहला क्वेश्चन बना वर्ण क्या है? स्वरों और व्यंजनों का मेल। दूसरा प्रश्न सामान्यतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 42। 42 को हम संस्कृत में कहते हैं द्वाचत्वारिंशत्। द्वाचत्वारिंशत्, ठीक है, 42। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, तो सामान्यतः स्वरों की संख्या है 9। सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33। ऊष्म वर्ण कितने माने गए हैं? 4। अंतस्थ वर्ण कौन से माने गए हैं? कितने माने गए हैं? 4। कौन सा इनमें से अंतस्थ वर्ण नहीं है? 4 ऑप्शन में से 3 तो अंतस्थ वर्ण दे देंगे और 1 ऊष्म का दे दिया, तो कौन सा नहीं है? जो ऊष्म का होगा वो नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे नोट कर लीजिएगा, चाहे आपका संस्कृत से संबंधित कोई भी पेपर है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, या फिर रीट का हो, या फिर आप कोई भी सीटेट वगैरह का कोई भी संस्कृत में पेपर देते हैं, तो उसमें ये बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं आपके लिए। इनसे संबंधित प्रश्न आपके आते ही आते हैं।
प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी पसंद आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ठीक है, तो आपके लिए प्रश्न बन गया, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। वहीं आपसे पूछ लिया कि स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, तो कितने बताओगे? 25। 25 को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? पंचविंशति। पंचविंशति। ठीक है, 25 को संस्कृत में क्या कहा? पंचविंशति। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? 25। तो स्पृष्ट वर्ण कितने होते हैं? स्पृष्ट वर्ण भी कितने होते हैं? कितने हो जाएंगे? 25। स्पर्श वर्ण 25, स्पृष्ट वर्ण 25। ठीक है, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, सामान्यतः वर्ण 42, स्वरों की संख्या सामान्यतः 9, सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, आपके इतने सारे प्रश्न इस पेज से तैयार हो जाएंगे। क्लियर? आपको मैं जितना करवाऊंगी उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, सिर्फ इतना कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लोग ऐसे बोलते हैं कि संस्कृत मुश्किल होती है, संस्कृत बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होती है, बस उसे समझने और समझाने वाला सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको हम कितनी आसानी से याद करने का कितना इजी है। वर्ण सामान्यतः 42, सामान्यतः स्वर 9, सामान्यतः व्यंजन 33, अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, स्पर्श वर्ण 25, स्पृष्ट वर्ण 25। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है ना, तो इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सामान्यतः वर्ण। सामान्यतः वर्ण 42। क्लियर? अब देखिए आगे, पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा में वर्ण कितने माने गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में वर्ण 63 या 64 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 63 या 64। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, पेपर के अंदर आपको 63 ऑप्शन में आपको 63 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है, और बोथ यानी दोनों, तो आपको बोथ टिक करना है क्योंकि दोनों होते हैं। वहीं आपको पेपर में 63 या 64 एक ही ऑप्शन में आ जाएगा तो आप उसको टिक करोगे। ठीक है, तो ये 63 या 64 वर्ण किसके अनुसार होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है? कौन से वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद से संबंधित है पाणिनीय शिक्षा, जिसमें वर्णों की संख्या बताई गई है 63 या 64। 63 या 64। क्लियर? तो 63 या 64 कैसे है वो देखिए, हमारे पास स्वर होते हैं 21 या 22। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा में स्वर कितने बताए गए हैं? 21 या 22, और व्यंजन बताए गए हैं 42। तो 42 और 21 और 22 इनका जब मेल करेंगे तो हमारे पास वर्णों की संख्या आ जाती है 63 या 64। तो आपको प्रश्न बनेगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? 63 या 64। दूसरा प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 21 या 22। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 42। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए हमारे पास अभी। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से। पाणिनीय शिक्षा किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं 21 या 22 स्वर कौन से होते हैं। ये देखिए आपके सामने है 21 या 22 स्वर। अ, आ, प्लुत अ, ह्रस्व अ, दीर्घ आ,
और प्लुत अ, ई दीर्घी प्लुति, उ दीर्घ प्लुत उ, री दीर्घ प्लुत्री, री। अब री का दीर्घ नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता? री का। री को कभी भी आपने ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या? कभी नहीं दिखता ना ऐसा। तो री का कभी भी दीर्घ नहीं होता, ठीक है। तो री हो गया। फिर उसके बाद प्लुत्री। अब ये जो प्लुत्री है ना, इसको कोई तो विद्वान प्लुत्री को मानते हैं, कुछ विद्वान प्लुत्री को नहीं मानते, इसीलिए स्वरों की संख्या 21 या 22 मानी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 21 या 22 वाला एक साथ मिलेगा, ऐसे नहीं है, या तो 21 मिलेगा या 22 मिलेगा, या फिर 21-22 एक साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि कुछ विद्वान तो जो है वो तो प्लुत री को, प्लुत जो री है उसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते, इसलिए हमें 21 या 22 इसकी संख्या कहनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए है, ए के बाद है ए प्लुत, आई हो गया आई प्लुत, ओ हो गया ओ प्लुत, औ हो गया औ प्लुत। जोड़ के देखिए, 3 ऊपर वाले, 3 3 6, 3 9 12, 13 और 1 14, 15 16 17 और 1 18, 19 20 21 और 1 22, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 21 या 22, ठीक है, क्लियर। तो ये कौन कौन से हैं 21 या 22 स्वर, ये आपके सामने है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि री का दीर्घ नहीं होता, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे हैं 42 व्यंजन। 42 व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। 42 व्यंजन में है हमारे 25 तो स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पिछले वाले में बताया है, क्या बताए थे? स्पर्श व्यंजन, क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, यानी ये 25 थे ना, क से प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए। फिर 8 होते हैं यादि वर्ण। यादि में हमारे अंतस्थ और ऊष्म का मिश्रण किया गया है। अंतस्थ वर्ण 4, ऊष्म वर्ण 4, उन 4 दोनों को मिलाकर के 8 यादि वर्ण बनता है। 8 क्या हो गए? यादि, ठीक है। तो य व र ल श श स और ह, ये य व र ल तो हमारे हो गए अंतस्थ वर्ण और श श स हो गए हमारे ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो ये 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म वर्ण मिल करके क्या बनते हैं? 8 यादि वर्ण, ठीक है। 4 होते हैं यम वर्ण। कौन कौन से? कू, खू, गू और घू। कू, खू, गू और घू, ठीक है। 4 होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह जिसका किसी के साथ योग नहीं होता, अयोग, योग नहीं होता, किसी के योग को वाह धारण नहीं करता। अयोगवाह, किसी के योग को वहन करना यानी धारण जो नहीं करता है वो है अयोगवाह। उसमें से कौन कौन से हैं अयोगवाह में? अनुस्वार है। अनुस्वार किसी के ऊपर आता है ऐसे, तो ये क्या किसी का योग धारण करता है? इसको जोड़ करके प्लस करके आप कुछ बनाते हो? नहीं बनाते ना, तो ये अयोगवाह हो गया। फिर विसर्ग को जोड़ करके क्या हम बना रहे हैं? किसी को नहीं बना रहे, तो विसर्ग हो गया। जीवा मूल्य और उपधमानीय, ये 4 अयोग है। जीवा मूल्य देखिए क्या होता है। जीवा मूल्य है हमारा, एक तो होता है क और एक होता है ख। इन दोनों के बीच में ये जब अर्ध विसर्ग लग जाए इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग।
ये जो चिन्ह है ना बीच में क और ख के, इसको कहते हैं अर्ध विसर्ग। जब क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लग जाता है तो उसे जीवामूल्य कहा जाता है। ठीक है, जब क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे जीवामूल्य कहा जाता है। ठीक है, फिर है उपदमानीय। उपदमानीय में देखिए क्या होता है, उपदमानीय में होता है प के बीच में, प और फ के बीच में जब अर्ध विसर्ग लग जाए, प और फ के बीच में जब अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे कहेंगे उपदमानीय। यदि क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग लग जाए तो उसे कहेंगे जीवामूल्य। क्लियर? क और ख के बीच में अर्ध विसर्ग हुआ तो उसे कहा जीवामूल्य, प और फ के बीच में अर्ध विसर्ग लग गया तो उसे कहा उपदमानीय। अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है बताया ही आपको, और विसर्ग जो हम किसी भी शब्द के आगे लगाते हैं। ये 4 है अयोग वाह। ठीक है, आप जोड़ के देखिए 25, 25 और 16, 8 ये हो गए, 4 4 ये हो गए, 25 और 16 हो जाते हैं 41, और 42वां है हमारा दूसपृष्ठ। दूसपृष्ठ का यही एकमात्र चिन्ह होता है, जब ये दिख जाए तो वो दूसपृष्ठ वर्ण है, इसको ल बोलते हैं हम। ठीक है, तो 1 दूसपृष्ठ वाला वर्ण, 25 स्पर्श व्यंजन, 8 यादि वर्ण, 4 यम, 4 अयोगवाह, इन सब का मेल करके हमारे पास 42 व्यंजन प्रकट होते हैं। ठीक है, तो आपसे अब इसमें से प्रश्न देखिए कैसे क्या क्या बन गए। पहला प्रश्न बना, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 63 या 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 21 या 22। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है? 42। चौथा क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। यादि वर्ण कितने होते हैं? 8। यादि वर्ण कितने होते हैं? 8। यम वर्णों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोगवाह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। दूसपृष्ठ कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार। कितने सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए। इनमें से अयोगवाह है, इनमें से यम वर्ण है, इनमें से यादि वर्ण है या नहीं है। इस तरीके से ये आपको पता होंगे तो आप 4 ऑप्शन में से अलग कर दोगे उसे आंसर को। ठीक है, तो ये है हमारा पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों का विभाजन। क्लियर? पहले हमने पढ़ा सामान्यतः वर्ण कितने थे हमारे? 42। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने हो गए? 63 या 64। क्लियर? अब देखिए आगे, संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? ये वाला तो रीट में मुझे लगता है कौन सा साल होगा जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 46। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कितने माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में 62 या 63 और संस्कृत वर्णमाला में 46। ठीक है, 46 को संस्कृत में कहेंगे षट्चत्वारिंशत्। क्या कहेंगे? षट्चत्वारिंशत्। ठीक है, तो हमारा प्रश्न बन गया संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 46 वर्ण। ठीक है, 13 तो होते हैं स्वर और 33 होते हैं व्यंजन। अब 3 प्रश्न हो गए ना यहां से कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 46। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने माने गए हैं? 13। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन कितने माने गए हैं? 33। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 46 वर्ण जिसमें 13 स्वर और 33 व्यंजनों का मेल है।
अब 13 स्वर कौन कौन से हैं वो देखिए आपके सामने हैं। अ ई उ री ए ओ और ऐ, औ आ, दीर्घी, दीर्घ उ और दीर्घ री। ठीक है, तो ये है हमारे 13 स्वर। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला के अनुसार 13 स्वर। ठीक है, फिर देखिए 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। 33 व्यंजन में 25 तो स्पर्श व्यंजन, वही जो क से म तक के वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 25 तो वो स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य, व, र और ल। 4 ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, श, श, स और ह। ठीक है, तो ये 25 और 8 कितने हो जाएंगे, 33 व्यंजन। ठीक है, 13 तो स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न बन गया, संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 46। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 13। संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। क्लियर? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता। ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं वेट कर रही हूं, जल्दी से दीजिए। चलो नेक्स्ट देखिए। अब आपसे प्रश्न, ये इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं पेपर में कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ये तो रीट में इससे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। संध्या अक्षराणी, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और समाना अक्षराणी ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में। ठीक है, और ये आया हुआ है रीट में। इस तरीके से आपको ये प्रश्न आ जाते हैं। पूछते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 5। पूछ लिया कौन सा है इसमें से ह्रस्व स्वर है जो, ठीक है, इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व है, एक दे देंगे ह्रस्व का, बाकी दीर्घ प्लुत का दे देंगे। ठीक है, तो हमारे ह्रस्व स्वर है 5, अ, ई, उ, री और री। ठीक है, हमारे मूल स्वर कितने हैं, 5। मूल स्वर कितने माने जाएंगे, 5, वही अ, ई, उ, री और री। ठीक है, पूछ ले मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तब भी 5 ही बताई जाएगी। फिर पूछ लिया दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 8। कौन कौन से, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये 8 होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 8। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, 8 या 9। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, 8 या 9। अप्लुत, ई प्लुत, उ प्लुत, री प्लुत। री प्लुत मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई विद्वान री प्लुत को मानता है, कुछ विद्वान री प्लुत को नहीं मानते, इसीलिए 8 या 9 संख्या होती है। प्लुत की संख्या कितनी होती है, 8 या 9। आपको पेपर में 8 या 9 यही ऑप्शन आएगा, या फिर 8 या 9 में से एक दे रखा होगा ऑप्शन में। ठीक है, फिर प्लुत ए, प्लुत ऐ, प्लुत ओ, प्लुत औ, ये हो गए प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9। ठीक है, फिर उसके बाद संधि अक्षराणी, संधि अक्षर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4। संधि अक्षर कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ए, ओ, ऐ और औ। इनको संधि अक्षर क्यों कहते हैं पता है ना, क्योंकि देखो ए जो है वो गुण संधि में मिलता है हमें, क्योंकि अ प्लस ई से मिलकर के बनता है ए। हम जब संधियां करेंगे ना तो आपको ये सब चीजें मैं क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, तो अ और ई से मिलकर बनता है ए, इसीलिए इसको जो ए है उसको हम संधि अक्षर बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनता है, संधियों के मेल से बनता है, संधि हो रही होती है जिसमें।
ठीक है, तो संधि अक्षर हमारे पास है 4, ए ओ आई औ। ठीक है, फिर है हमारे पास समानाक्षरानी। समान अक्षर कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? अ का समान अक्षर हो गया आ, ई का समान अक्षर हो गया दीर्घी, ऊ का समान अक्षर हो गया दीर्घ ऊ, और री का समान अक्षर हो गया दीर्घ री। क्लियर? तो ये है हमारे समान अक्षर। समानाक्षरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 8। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता। एक प्रश्न आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका ह्रस्व नहीं होता। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो आपको आंसर इन दोनों प्रश्नों के मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी क्लास कैसी लग रही है आपको। अगर कोई भी आपको ऐसा टॉपिक हो या कोई भी पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे ज्ञान रीति चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और हमारी ज्ञान रीति ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको हमारी सारी क्लासेस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और मेरी ये भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको जितना भी मैं करवा रही हूँ उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। सिर्फ मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतना आप पढ़ के चले जाइएगा, आपके पेपर में पूरे क्वेश्चन सही होंगे, सारे के सारे संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको जो जो टॉपिक करवाते जा रही हूँ उस टॉपिक से संबंधित आप पुराने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा। क्या आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मैंने ये करवाया है या नहीं करवाया। ठीक है, तो थैंक यू। आपको मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा और हमारी ज्ञान रीति ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।